बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकेंड ईयर सरगोदा बोर्ड। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 26। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम ज़रा उसको रिवाइज कर लें। हम लोगों ने बेसिक दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था। एक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके अंदर हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आगे कई सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन चेन एंड डिपेंडिंग अपॉन द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास एक क्लास है, एक स्पेशल क्लास है जिसको हम एरोमेटिक का नाम देते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो एक कंपाउंड है वो लाजमी तौर पर बेंजीन का होता है। और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया था। फंक्शनल ग्रुप के अंदर मैंने आपसे ये बात कही थी कि मेरे बेटा, ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी अपनी खुद तो कुछ पहचान नहीं होती, लेकिन जब भी ये किसी एटम के साथ मिलते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके फंक्शनैलिटी को चेंज करके रख देते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेंजीन की, कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है, अगर इसके साथ मैं OH ग्रुप अटैच कर देता हूं तो अब ये बेंजीन बेंजीन नहीं रहेगा, अब इसको जो हम नाम देंगे वो फिनोल था। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने दी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास R ग्रुप है और R ग्रुप को आप CH3 कहते हैं। अब ये अकेला तो मिथाइल है, लेकिन अगर इसके साथ मैं OH ग्रुप को ऐड कर दूं तो अब ये मिथाइल मिथाइल नहीं रहेगा, अब ये एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम अल्कोहल होगा। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल को डिस्कस किया था, जो आपकी बुक पे भी फंक्शनल ग्रुप के अगले पेज पर टेबल दिया हुआ है। उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनके क्लासेस और उनकी एग्जांपल्स और उनके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा था कि उस टेबल के अंदर एटलीस्ट आप लोगों ने 3 एग्जांपल्स को याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी, दोनों तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है। आज हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स के अंदर sp3 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद sp2 को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्ट पे इंशाल्लाह एज यूजुअल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉसिबल शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। मेरे बेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा हाइब्रिड। हाइब्रिड किस चीज को कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं मिलाप को। ठीक है, किसी भी दो चीजों का आपस में जुड़ जाना, उनके मिलाप को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम किस चीज का मिलाप पढ़ेंगे? हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास जो शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, S है, P है, ठीक है, फिर P के आगे से 3 टाइप्स हैं। एक उसमें है PX, एक उसमें है मेरे बेटा PY, और एक है PZ।
हम इनको डिस्कस करेंगे कि s और p आपस में किस तरह से मिलते हैं और एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हाइब्रिड का वर्ड किससे निकला है, मिलाप से। मिलाप क्या मतलब, मिलना। किस किस का मिलना, s ऑर्बिटल का और p ऑर्बिटल का। तो सवाल, अब ये चीज तो क्लियर होगी आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिलाप किस किस का, s का और p का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई थी। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक थ्योरी को डिस्कस किया था जो कि वीबीटी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ये देखा था कि सिर्फ और सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। और याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से भी सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस शेल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड हैं, जो कि हाफ फील्ड हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर हाफ फील्ड। ठीक है, सिर्फ वो वाले बॉन्ड बनाएंगे, दूसरे एटम्स जो कि फील्ड हैं वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 8। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और py में और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। वीबीटी ने क्या कहा था कि हमारे पास सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में हैं और वैलेंस शेल के अंदर भी सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाफ फील्ड हैं वो बॉन्ड बनाएंगे। अब px में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, i भी कितने हुए हैं, 2। py में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन i कितने हुए हैं, 1। z में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, आया कितना हुआ है, 1। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ py और pz जो है ये आपके पास बॉन्ड बनाएंगे, px जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, px बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ हाफ फिल वाले बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे। इसमें एक छोटा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दे दूं, वैसे ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, इसको जरा रिकॉल कर लें कि लोन पेयर्स कौन से होते हैं। उसी शेल के अंदर मौजूद जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस तरह मैंने आपको ऑक्सीजन की एग्जांपल दी, ये py और pz किस में चला जाएगा, बॉन्डिंग में। और हमारे पास ये जो px बचा हुआ है, px जिसको ये ग्रीन कलर से मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, px और 2s, ये जो 2 हैं इसी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास लोन पेयर्स कहलाएंगे। और ये आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक ये वाला लोन पेयर है और एक ये वाला लोन पेयर है। ठीक हो गया बात। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था, लेकिन जब बात पहुंची कार्बन के ऊपर, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब x के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन इसके चूंकि अगला इलेक्ट्रॉन अगली जो हमारे पास y का जो ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हुंड्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक नहीं, px में 1 आएगा और py में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब वीबीटी के अकॉर्डिंग कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, px में आते कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, आया हुआ कितना है, px में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
आए हुए कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। पी वाई में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आए हुए कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है पी एक्स और पी वाई आपके पास बॉन्ड बनाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वीबीटी ने कहा था सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, जेड बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जेड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, इस बात को जहन में रखना है, पी जेड कार्बन का बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि वीबीटी के अकॉर्डिंग कार्बन को सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 2 बॉन्ड। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो यह बात क्लियर हुई कि कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बनाती, जबकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाती है। तो यहां पर आके वीबीटी जो है वो फेल हो गई थी। ठीक है, यहां पर वीबीटी फेल हो गई थी। क्यों, वीबीटी के अकॉर्डिंग कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, क्योंकि पी एक्स और पी वाई में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 बॉन्ड बनाएंगे। 2s2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल्ड हैं। Z भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी है और हमने कहा है हाफ फील्ड बॉन्ड बनाएंगे। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बनने चाहिए, जबकि रियल कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। तो मेरे बेटा यहां पर जाकर जो वीबीटी है उसका एक ड्रॉबैक आ गया था। ठीक है, वीबीटी कार्बन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो वीबीटी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, वीबीटी को मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, वो किस कॉन्सेप्ट के साथ, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स का आपस में मिलाप होता है और एक न्यू ऑर्बिटल बन जाता है। और फिर वीबीटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ने कार्बन के 4 बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के बॉन्ड बनाएंगे, कैसे बॉन्डिंग होगी, वो सारा वीबीटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ने उसको एक्सप्लेन किया था। और फिर हाइब्रिडाइजेशन ने कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं, उनको सेटिस्फाइड किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये था जरा पिछला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको देना था। वैसे इसकी जल्दी जल्दी जरा समरी एक कर लें। वीबीटी के अकॉर्डिंग हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर हाफ फिल हैं। जिस तरह हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ वीबीटी हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन जब बात आई कार्बन की, तो कार्बन वीबीटी के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। तो अब वीबीटी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है वीबीटी की, हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए फिर कार्बन के 4 बॉन्ड्स को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, अब हम जरा इसकी पेट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी, आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जाहिर है उनकी शेप्स भी डिफरेंट होगी। अगर आप पी की बात करें उनकी भी शेप डिफरेंट होती है, एस की बात करें तो उनकी भी शेप डिफरेंट होती है। तो जो एनर्जी है जाहिर है एस जो है वो आपके पास नीचे मौजूद है, पी ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, ये 2s की मैं बात कर रहा हूं। तो अब इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है। इन दोनों ने आपस में इंटरमिक्स होना है, जिस चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी, डिफरेंट शेप एंड एनर्जी इंटरमिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म एन इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच इज सिमिलर इन शेप। अब इस चीज का जरा आपने गौर करना है। जब इंटरमिक्स हो जाएंगे तो S अपनी पहचान खो देगा, P ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देगा। इंटरमिक्स होने के बाद S और P की एक नई पहचान होगी, एक नई शेप होगी, एक नई एनर्जी होगी। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने कि इनकी शेप्स भी सेम हो जाएंगी S और P की, और इनकी एनर्जी भी दोनों की सेम हो जाएगी। और इस अमल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक दफा रिपीट कर लें, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स जिनकी शेप, एनर्जी डिफरेंट होती है,
वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद वो एक ही शेप के अंदर और एक ही एनर्जी के अंदर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन की एफएससी के लेवल पर जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। एक है sp3, एक है sp2 और एक है sp। लास्ट लेक्चर में भी मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को जो डेफिनेशंस हैं वो बाय वर्ड याद करवाई जाएं, जो उनकी हेडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग याद करवाई जाएं। आप लोगों ने मैथ में एक चीज पढ़ी हुई है x की पावर 3। इसका क्या मतलब होता है? x की पावर 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूं x डॉट x, ठीक है। ये 3x हो गए, तो इसका मतलब है मैं इसको क्या लिखूंगा 3s, ठीक है। अब ये पहले आप डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो इसका वर्ड है sp3 के हिसाब से हम डेफिनेशन बनाएंगे, रट्टा मारेंगे तो वो भूल जाएगी। sp3 के हिसाब से हम डेफिनेशन बनाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब p कितने लिखे हुए हैं? जिस तरह मैंने x3 की बात की तो p कितने होंगे? p भी होंगे 1 2 3। वो कौन कौन से हैं वो अभी हम बाद में डिसाइड करते हैं, सिर्फ अभी p लिखें 1 2 3। s कितना है? 1। इन सब ने आपस में मिक्स होना है। अब कितने मिक्स होने वाले हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास बनेंगे कितने? ऑब्वियसली 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताई, उनकी एनर्जी जो होगी और उनकी शेप्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, ठीक है। 4 न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये बात समझ आइए। p कितने हैं? 3। s कितना है? 1। इसका मतलब है ऑर्बिटल्स इन दोनों को s और p3 को मिक्स करने से कितने बनेंगे? 4 ऑर्बिटल्स। अब इस पे आ जाएं। p कितने हैं? 2। इसका मतलब है 1 और ये 2। s कितना है? 1। इन तीनों को अब हम जब मिक्स करेंगे तो ये कितने हैं? ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बना देंगे, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन बाय वर्ड इसको जरा जहन में रखें कि s 1 है, p कितने हैं? 2। तो s और p आपस में मिक्स होने से कितने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे? 3, क्योंकि p कितने मिक्स हो रहे हैं? 2। अब इसमें देखें p कितने हैं? इसमें p सिर्फ 1 है, इसका मतलब s भी 1 होगा और p भी 1 होगा। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली कितने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे? 2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी? कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2। तो अब हम इसकी पेट डेफिनेशन से पहले इसको जरा रिवाइज कर लें। sp3 इसका मतलब है 1s और 3p, ये तीनों आपस में जब मिलेंगे p3 और 1s तो 4 न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। sp2 इसका मतलब है कि 1s होगा, p2 2 होंगे, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। s 1 होगा, p 1 होगा, तो इसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, तो इसमें 2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3 के अंदर, क्या एनर्जी, इनकी एनर्जी वही होगी जो इस लेवल पर थी, या 3 ऑर्बिटल्स जो यहां बन रहे हैं इनकी एनर्जी वही है जो यहां पर थी, या इन दो जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो वही होगी जो sp की थी? नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जो ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगे उनकी न्यू शेप होगी और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी पहले वाले ऑर्बिटल से, और दोनों की एनर्जी s और p क्या हो जाएगा? सेम एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाली जो एनर्जी होगी वो उनकी नहीं रहेगी। अब हम इसके जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। sp वही बात है, when 1s and 3 orbitals intermix to form 4 new orbitals। कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4, having same energy and same shape। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखेंगे आज मीथेन की और इथेन की। sp2 पे चलते हैं। 1s and 2p orbitals intermix to form 3 new orbitals having same energy and same shape। वही बात है, सारी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ आपके ने 2 वर्ड्स को चेंज करना है। एक ये 1s और 2p वाली बात जहन में रखनी है,
और दूसरा बनेंगे कितने, इन दोनों को आपस में प्लस करके 3। इसमें हम आज एग्जांपल देखेंगे इथीन की। इसके बाद sp 1s and 1p orbitals intermix to form 2 new orbitals having same energy and same shape। ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे और इसके अंदर हम इंशाल्लाह आज एग्जांपल देखेंगे इथाइन की। तो सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकी शेप्स, कि S की क्या शेप होती है, P की क्या शेप होती है, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मेरे बेटा P ऑर्बिटल जो है वो 3 मजीद आगे ऑर्बिटल्स पे डिवाइड हुआ है। P जिसको सब शेल आप कहते हैं वो आगे मजीद 3 ऑर्बिटल्स पे डिवाइड हुआ होता है। पहला जो है वो Px है। ठीक है, आप सबसे पहले इस बात को जहन में रखने के लिए अपने पास एक एक्सिस बना लें। ये आपके पास x एक्सिस आ गया, ये आपके पास y एक्सिस आ गया और ये आपके पास z एक्सिस आ गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, Px की। P की शेप क्या होती है, डंबल। क्या शेप होती है, डंबल। तो अब Px की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब हम Px के ऊपर डंबल बना देंगे। ठीक है, ये जिस तरह मैंने अभी इधर ड्रॉ किया ये Px पे बन जाएगा। अब हम बात करते हैं Py की। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक्सिस मौजूद हैं, ऊपर y होता है, साइड पे z और इस तरफ x एक्सिस। y डिस्कस कर रहे हैं तो हम y को ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप देख रहे हैं Px x एक्सिस के अलोंग था, Py y एक्सिस के अलोंग है और थर्ड वन जो है वो Pz होता है। Pz किस तरह होगा, उसके लिए भी हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये z एक्सिस आ गया, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हम z एक्सिस पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो z एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये Pz के अलोंग ड्रॉ कर दिया, ये Px के अलोंग और ये Py के अलोंग। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास P सब शेल के अंदर। अब हम चलते हैं, हमारी जो दूसरी शेप जो आज के हाइब्रिडाइजेशन में यूज होनी है वो है S। और S ऑर्बिटल मेरे बेटा हमेशा याद रखिएगा राउंड होता है। इसकी शेप कोई प्रॉपर x y z एक्सिस पे नहीं होती, इसकी शेप जो प्रॉपर है वो हमारे पास राउंड होती है। ठीक है, ये थी हमारे पास शेप्स। अब हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग इथेन को डिस्कस करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बाय नेम आ जाता है और कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे बेटा 6 होता है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। Z के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, ये देखें यहां पर Z के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात है एक्साइटेड स्टेट की। ठीक है, ये यहां स्पेलिंग गलत है, एक्साइटेड। कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये जो आपका 2s का इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेशन किसको कहते हैं, पहले इस चीज को जरा समझें। एक्साइटेशन कहते हैं मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिटल्स पे या हायर शेल की तरफ चले जाना। ठीक है, अब 2s इसकी एनर्जी लो है, 2p की एनर्जी हाई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आ जाएगा, pz के अंदर। ठीक है, pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर स्टेट पे चला जाता है, इस चीज को आप क्या कहते हैं, एक्साइटेशन या एक्साइटेड स्टेट। ये बात क्लियर होगी। और कार्बन ग्राउंड स्टेट से क्या मतलब है, जब वो एक न्यूट्रल है। ठीक है, जब वो आइसोलेटेड है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा, जो उसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे मुराद हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। एक्साइटेड स्टेट से क्या मुराद होगा, एक्साइटेड स्टेट से मुराद होगा कि
कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से, ये देखें यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया हुआ है। अब यहां पे 1 मिनट जरा पॉज लें। मैंने आपसे क्या कहा था, वीबीटी ने कहती है कि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे जो हाफ फिल होते हैं। ठीक है, अब 1s बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आए भी कितने हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2s में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इस आते कितने हैं? 2, इसका मतलब है ये बॉन्ड बनाएगा। 2p ऑर्बिटल्स, px में कितने आते कितने हैं? 2, आए हुए कितने हैं? 1, इसका मतलब है ये भी बॉन्ड बनाएगा। y में आते कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, आए हुए कितने हैं? 1, इसका मतलब है ये भी बॉन्ड बनाएगा। और z में आते कितने हैं? 2, आए हुए कितने हैं? 1, इसका मतलब है ये भी बॉन्ड बनाएगा। अब ये कितने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गए। और कार्बन बॉन्ड भी कितने बनाती है? 4 बनाती है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके एक न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। अभी देखें जरा, ग्राउंड स्टेट के अंदर 2s की एनर्जी कम है और 2p की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, ये अफबाउ रूल के अंदर भी आपने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी वाले फिल होते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी वाले फिल होते हैं। इसका और इलेक्ट्रॉन फिल p के अंदर हो रहे हैं, इसका मतलब है p की एनर्जी हाई है, 2 की एनर्जी कम है। लेकिन हाइब्रिड स्टेट के अंदर देखें, चारों के चारों इक्वल लेवल पे नहीं आ गए, चारों के चारों आपस में मिल चुके हैं। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड क्यों कहा? क्योंकि 2s का और 2p का आपस में मिक्सिंग हुई है, मिलाप हुआ है और एक न्यू ऑर्बिटल बने हैं जिनकी एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है और जिनकी शेप भी क्या होगी? सेम होगी। अब हम चलते हैं इसकी शेप की तरफ। ठीक है, यह आपको नजर आ रही है इथेन की। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इथेन, सॉरी फार्मूला मैंने मीथेन का लिख दिया है। फार्मूला जो है वो इथेन है, C2 और H6 होगा। ठीक है, H4 नहीं होगा, H4 जो है वो हमारे पास मीथेन होता है, C2H6। ठीक है, ये हमारे पास इथेन है। मीथेन को हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये देख रहे हैं कार्बन के आपस में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई हुई है। एक ये बॉन्ड बन रहा है, 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 एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बॉन्ड बन रहा है। अब ये थी उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से पिक्चर। ये है जो इसकी स्ट्रक्चरल जो इथेन की शेप होगी वो ये होगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री का। ठीक है, 109। ये हम ऑलरेडी पीछे फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल्स को और बॉन्ड शेप को किसने डिस्कस किया था? वेस्पर जो थ्योरी थी उसने डिस्कस किया था। अब जरा इसको ड्रॉ करना भी आपको सिखा दूं। ठीक है, हमारे पास जरा इसको ड्रॉ करना सिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये ड्रॉ जिस पे करना है, हमारे पास सबसे पहले ऑर्बिटल हम बनाएंगे एक कार्बन के, और उसके बाद हम बनाएंगे दूसरे ऑर्बिटल्स। ये एक बना लेते हैं, ये इस साइड पे, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे। ये एक कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल भी हमें किसने बताया था? टेट्राहेड्रल भी हमें वेस्पर ने बताया था कि ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल्स को जिसने एक्सप्लेन किया था। ये कार्बन के दूसरी साइड वाले हो गए। ठीक है, और इनके साथ क्या मिले हुए हैं? इनके साथ मिले हुए हैं हाइड्रोजन्स, ये जिसको मैं राउंड कर रहा हूं। अब बात यह है कि मैं राउंड क्यों कर रहा हूं? मेरे बेटा, अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो 1s1 होती है। इसका मतलब है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके अंदर मौजूद है? s में, और s की शेप क्या होती है? राउंड होती है। इस वजह से मैंने
पी के जो ऑर्बिटल्स की लूप्स थी उनके साथ ये सर्कल्स बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी शेप क्या है, राउंड है, ठीक है, एच की। अब वो वाली जरा शेप देखें जो इसकी एक शेप है, ये आपके सामने है, ठीक है, ये भी सेम उसी तरह ही है। अब आपने इसको रजिस्टर पे एक दफा खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। अब हम चलते हैं मीथेन की तरफ। सेम टू सेम वही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पीजेड में आएगा और इसको हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे और इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, ठीक है। इसकी ज़रा ये एक और पिक्चर है, इसको ज़रा नीचे देखें। ये जो पर्पल कलर के आपको इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, ये पर्पल वाले इलेक्ट्रॉन्स मेरे बेटा वो हैं जो कि हाइड्रोजन के आके इनके साथ मिक्स हुए हैं, ठीक है। ये 4 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन CH4। मीथेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, CH4। इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। इसको जरा मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूं। ये कार्बन, ये इसका लूप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा लूप, ठीक है। अब इसके साथ मिला हुआ कौन है, इसके साथ मिला हुआ है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, S के अंदर। इसका मतलब है कि हमने राउंड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कार्बन के साथ, ठीक है। और इसको आप हाईलाइट कर देंगे जहां से इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। ये साथ इसकी डायग्राम आपको शो हो रही है जो कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये आपको एक शेप शो हुई है। याद रखिएगा पेपर के अंदर आपने ये ऑर्बिटल वाली शेप और ये बॉन्डिंग वाली शेप, ये दोनों ड्रॉ करनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल वाली शेप ड्रॉ कर देंगे, बॉन्डिंग वाली शो नहीं करेंगे, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये चीजें जहन में रखनी है, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 109। थोड़ा सा अगर आप गौर करें, थोड़ा सा जो हमने इथेन में ड्रॉ किया था, ये मॉलिक्यूल ऐसे है ना ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे है, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को सिर्फ आप इस तरह कर दें, ये जिस तरफ मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं इस तरफ, तो फिर क्या होगा, कार्बन की एक लूप इधर आ जाएगी, 3 लूप्स इधर आ जाएंगी, ठीक है। ये नजर आ रही है। सिर्फ इस तरफ उसकी पोजीशन चेंज कर दी है ताकि इजीली आपको, ये किसके अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ इथेन के अंदर है। मीथेन में ये देखें जरा सीधा है, और इथेन में हमने जो तीनों कार्बन्स बनाए थे उनकी शेप आपस में हमने इस तरह रखी थी, लेटाकर, ठीक है। ये ऑर्बिटल ठीक नहीं बना, इसको जरा सही बना देते हैं, ठीक है। और इनके साथ क्या मिले हुए थे, हाइड्रोजन्स। ये हैं हमारे पास शेप्स। ऊपर मीथेन की शेप भी है और नीचे मैंने आपको इथेन की शेप भी दोबारा ड्रॉ करके समझा दी। अब हम लोग चलते हैं अगली हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे इथीन की। आपको इथीन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है कि C2 और H4 लिखा हुआ होगा, या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है C डबल बॉन्ड CH2 और H2, ठीक है। इन तीनों के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है। इथीन जो है वो बाय नेम या तो पूछ लेगा, या उसका स्ट्रक्चर दे देगा, या आपको उसका फार्मूला दे देगा। इन तीनों में से किसी एक के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपने गौर करना है मेरे बेटा कि हमारे पास P कितने हैं, 2। सेम टू सेम उसी तरह हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आएगा, ठीक है। ये देखें PZ खाली है ना, तो ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके PZ के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने बॉन्ड भी कितने बनाने हैं, 2,
तो ये देखें px और py को देखें, ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दोनों बॉन्ड बना देंगे। s को हम नहीं लेते, नहीं मेरे बेटा, s को हमने लेना है। क्यों? क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं sp2, इसका मतलब है s करेक्टर का होना जरूरी है। और s करेक्टर तब इन्वॉल्व होगा जब s के अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक जंप करके हमारा एक्साइटेड स्टेट में, मतलब हायर एनर्जी लेवल जो कि pz है, उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पढ़ रहे हैं? sp2। इसका मतलब यह है हमें p कितने चाहिए? हमें p चाहिए सिर्फ 2। ये देख रहे हैं जिसके ऊपर ये डॉटेड लाइन लगी हुई है, इसको मैं जरा दोबारा स्क्वायर बना देता हूं। p कितने चाहिए? px और py, मतलब 2 हमें ऑर्बिटल्स p के चाहिए, एक s चाहिए। तो ये देखें ये तीनों आपस में मिक्स हो गए, इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और इनके शेप्स भी सेम हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास z वाला इलेक्ट्रॉन है, ये किधर जाएगा? मेरे बेटा z वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, z वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो वो ज्योमेट्री में क्यों नहीं आएगा? इसको जरा हम अभी समझाते हैं, जरा इसको सिर्फ पॉज लगाइए। अभी हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इथीन का। ये एक कार्बन, पहले हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये इथीन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ये पाई ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और ये हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं जो कि Z वाले कार्बन ने लगाए हुए हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करूं, ये एक लूप, ठीक है, ये इसकी दूसरी लूप, ये दूसरे कार्बन के साथ भी तो सेम यही सिचुएशन होगी ना जो इसके साथ हो रही है, ये दूसरी। और अब हमारे पास ये कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए। ये कितने हैं? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं? 1 2 3, और ये तीनों बॉन्ड बन गए। एक, यहां पे आप हाइड्रोजन लगा दें, 2 और ये 3, इसका मतलब है ये तीनों बॉन्ड बन गए। और सेम इज द केस विद दिस कार्बन, इसके भी 3 बन जाएंगे, ठीक है। तो चौथा बॉन्ड किधर जाएगा? मेरे बेटा दोनों का pz वाला बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ है ना दोनों का, एक इसका कार्बन का बचा होगा और एक इस वाली कार्बन का भी तो बचा होगा। तो ये वाले आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। और याद रखिएगा पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे काउंट एक ही होता है। ये ना हो कि आप समझे सर एक पाई बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक पाई बॉन्ड नीचे बन रहा है, तो ये 2 पाई बॉन्ड होंगे। नहीं बेटा, पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे काउंट एक ही होता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्री के अंदर नहीं आता। हम जो ज्योमेट्री बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बताते हैं। अब इसमें से सिग्मा बॉन्ड कौन से बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो बन रहे हैं, ठीक है, वो ये वाले हैं जिसको मैं अभी रेड से कर रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने रेड लाइन जो ड्रॉ की है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं और हम ज्योमेट्री भी इसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का असर जरूर होगा ज्योमेट्री के ऊपर, लेकिन हम जो ज्योमेट्री बताएंगे वो हमेशा सिग्मा के अकॉर्डिंग बताएंगे। आपने वेस्पर के अंदर टाइप्स पढ़ी है ना, लोन पेयर्स वाली और लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स। तो उसमें हम बॉन्ड एंगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड एटम्स का ड्रॉ करते थे। लोन पेयर्स वाले का हम जो एंगल है वो नहीं बताते थे, क्योंकि जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसके अंदर ज्योमेट्री में शामिल नहीं होंगे। ज्योमेट्री में सिर्फ कौन आता है? सिग्मा वाले, ठीक है। ये इसकी शेप है और ये ऊपर मैंने जो एक शेप ड्रॉ की हुई है ब्लू कलर में, डिफरेंट कलर में आपको नजर आ रही है, ये इसके पाई बॉन्ड्स हैं, बाकी इसके सिग्मा बॉन्ड हैं। ये इसकी दूसरी शेप है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल होगा मेरे बेटा 120 का, ठीक है, 120 डिग्री। अब हम चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, जिसको इथाइन भी कहते हैं। याद रखिएगा ये सवाल एसिटाइलिन के हिसाब से भी आ सकता है, ये सवाल इस तरह भी आ सकता है C2H2, और ये सवाल इस तरह भी आ सकता है C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, ठीक है। ये 4 नाम हैं जिनके तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड के अंदर, या इथाइन के हिसाब से पूछेगा,
या एसिटाइलिन के हिसाब से पूछेगा, या C2H2 के हिसाब से पूछेगा, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH के हिसाब से पूछेगा। अब हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें S कितने चाहिए, 1, और P कितने चाहिए, P भी हमें 1 ही चाहिए। तो इस चीज पे जरा आपने गौर करना है। उसी तरह देखें, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जंप करना जरूरी है, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम जो भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर S करेक्टर है। sp3 के अंदर भी S है, sp2 के अंदर भी S है, और sp के अंदर भी S है। इट्स मीन कि इसके अंदर S को इन्वॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएंगे, एक S आ जाएगा, और P कितने आएंगे, 1। बाकी ये 2 किधर जाएंगे, Y वाला और Z वाला, ये 7 पाई बॉन्ड बना देंगे, सेम टू सेम जिस केस में हमने इथीन में डिस्कस किया कि Z वाले ने पाई बॉन्ड बनाया था। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड वाले, इसका मतलब है यहाँ पाई बॉन्ड भी 2 बनेंगे। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो हमारे पास वो किस तरह बनेगा, C, ये एक लूप, ये इस कार्बन की एक लूप, ये 7 हाइड्रोजन, और ये 7 हाइड्रोजन, ठीक है, ये 7 हाइड्रोजन। अब साथ मैंने ये हाइड्रोजन का सर्कल्स क्यों बनाए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1s1 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन s में मौजूद है और s की शेप राउंड होती है, ठीक हो गया। अब पीछे क्या मौजूद है, एक y वाला और एक z वाला। आपने y एक्सिस किस तरफ होता है पढ़ा था ना हमने, ये देखें, यहां पे हमने कहा था एक्सिस होता है, यहां पे y होता है और यहां पे z होता है। तो y एक्सिस वाला यूं स्ट्रेट है, इसका मतलब है आपने इस कार्बन का यूं स्ट्रेट बना देना है, ठीक है। और इस कार्बन का भी जाहिर है होगा, ये इस कार्बन का लूप y वाला बन गया, और ये नीचे वाला इस कार्बन का y वाला लूप बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि इजीली समझ आ जाए। ये था y वाला, y वाले के साथ हमने ड्रॉ कर लिया। अब z वाला, z एक्सिस किस तरह होता है, इधर देखें, ये x, ये y और ये z। z एक्सिस थोड़ा सा तिरछा नहीं होता, तिरछे का मतलब थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ, ठीक है। तो हमने जब z ड्रॉ करना है, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आ सके, उसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि ये देखें z एक्सिस थोड़ा टेढ़ा होता है ना, z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब ग्रीन को ग्रीन से मिला दें और रेड वाले को रेड से मिला दें, तो ये कितने पाई बॉन्ड बन गए, पाई, ये भी पाई, ये भी पाई और ये भी पाई। और मैंने आपसे क्या कहा था, पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे काउंट हमेशा 1 होता है। इट्स मीन कि हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है। अब इसकी जरा हम शेप भी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं ग्रीन कलर के पाई बॉन्ड्स जो आपस में यूं शेप बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये एक z एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, इसका भी ये z एक्सिस पे है, और ये वाला y एक्सिस पे है। इनका आपस में बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड है। और हम मैंने आपसे क्या कहा, जो हम ज्योमेट्री बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बताते हैं। तो ये एक लीनियर जो मैंने अभी ग्रीन कलर की ड्रॉ की है, स्ट्रेट नहीं बनी, और स्ट्रेट में हमारे पास मेरे बेटा जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट इस तरह करना है कि आपने हर एक का बॉन्ड एंगल लाजमी बताना है। ये बात क्लियर हो गई। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब हम चलते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस की तरफ। आपको बेटा क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, और इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास इथेन का जो है वो फार्मूला भी पूछ सकता है, C2H6 दे के भी आपको पूछ सकता है, मीथेन में वो फार्मूला दे के भी पूछ सकता है, और नाम दे के भी पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे इथीन, इसके अंदर भी वो आपको स्ट्रक्चर दे के भी पूछ सकता है और आपको
फार्मूला दे के भी पूछ सकता है। इथाइन, इसके अंदर भी वो एसिटाइलिन के हिसाब से पूछ सकता है, स्ट्रक्चर दे के पूछ सकता है, या फिर सिंपली आपको नाम दे के पूछ सकता है। ये आपके पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से लॉन्ग कौन सा बनता है, कोई से दो उठा के वो लॉन्ग में दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहा जाएगा इथीन का और इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये आपका लॉन्ग आ सकता है। और शॉर्ट में वो सिर्फ एक देगा। शॉर्ट में आपने अटेम्प्ट किस तरह करना होगा, अब अटेम्प्ट करने का तरीका भी देख लें। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, जो भी जिसकी भी वो पूछ रहा है, ठीक है। इथेन की पूछिए, मीथेन की, या इथाइन की, या इथीन की, तो जो भी उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी, आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देंगे। sp2 है, sp3 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, उनकी डेफिनेशन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो पूछता है इथाइन के हवाले से, तो इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हम सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पीछे आपको स्लाइड्स के अंदर दिखाया है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद आप इसका बॉन्ड एंगल की हेडिंग देंगे, ठीक है, बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल के बाद लास्ट पे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और डायग्राम के अंदर जहन में रखना है कि आपने दोनों डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। कौन कौन सी, एक वो ऑर्बिटल्स वाली और दूसरी बॉन्डिंग वाली, ठीक है। ये है अटेम्प्ट करने का तरीका कि अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है, आप इस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपको कोई क्यूरी हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप SMS करके भी पूछ सकते हैं और YouTube पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।